नमस्कार, आप सभी के एमपी सुपर 100 के सीरीज़ में स्वागत है। ये आपका 2024 का पेपर है, उसका सॉल्यूशन इसमें पूरा दिया गया है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ये सिर्फ सुपर 100 के लिए नहीं है, बल्कि अन्य जितने भी पेपर आपके हैं वो सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि अभी ये इस पेपर में आया है सुपर 100 में, तो आगे चल करके आपकी किसी भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये नीट यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब ये नीट का नहीं, ये फिजिक्स का है। फिजिक्स के क्वेश्चन आपके किसी भी हर एग्जाम में ये सब पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिए। देखिए क्या ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्या बोल रहा है, यदि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा आई में 100% की वृद्धि कर दी जाती है, तो यह मान लीजिए कि ताप अपरिवर्तित रहता है, तो क्षैत ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। देखिए, अगर आपको पता होगा कि आप मान लीजिए कुछ भी चीज़ में 100% की वृद्धि करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वह चीज़ डबल हो जाती है। मान लीजिए उसकी धारा आई है, तो जब 100% की वृद्धि आप करेंगे तो आई और आई मिल जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और इसमें जो प्रतिरोध की ऊर्जा जब हम लोग याद करते हैं तो क्या होता है, पावर ऑफ मतलब एनर्जी पावर ऑफ I² अपॉन I² और R, ये हमारा फार्मूला होता है। ये आप सभी को पता होगा, P = I² R। ठीक ना। अब क्या बोल रहा है, यदि 2 बार धारा आपकी प्रवाहित की जाएगी, ठीक ना, क्या बोल रहा है, यदि 2 बार धारा आपकी जब मान लीजिए प्रवाहित की जाती है, तो क्षैत ऊर्जा कितनी होगी, 4 बार होगी, क्योंकि 1 बार का 2 गुना है, तो 2 बार का कितना होगा, 2 बार का आपका 4 हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए P का वैल्यू है। अब P' का वैल्यू मान लीजिए आपका जो हो जाता है, तो P' हम लोग लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 4P। ये P का वैल्यू इतना है, तो P' का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4P। अब क्या होता है, ऊर्जा में परसेंटेज वृद्धि के रूप में अगर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा कि ऊर्जा में वृद्धि बराबर 4P - P अपॉन P मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P हम लोग क्या कर लेंगे, P को हम लोग कॉमन कर लेंगे। क्या निकलेगा यहाँ पर, 4 - 1 अपॉन P मल्टीप्लाई 100, इसको आप काट दीजिए। यहाँ पर आपका 3 × 100 बराबर 300। तो आपका सही उत्तर इसमें आ जाता है, ऑप्शन नंबर C हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो जिसको अगर न समझ में आया हो तो वो कमेंट करके इसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो मतलब इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कोई विद्युत केतली आप जानते हैं कौन सी होती है, चाय बनाने वाली, 220 वोल्ट पर प्रचलित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति क्या बोल रहा है, उपभुक्त करती है, यानी उपयोग करती है। तो इसके लिए किस अनुमतांक के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें फ्यूज तार के बारे में पूछ रहा है, तो कि हम लोग कैसे जानेंगे कि अगर इतना एनर्जी कोई कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए कितने उसका अनुपात कितना रहना चाहिए कि उसका फ्यूज तार का उपयोग कर सके, और कितने का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको P बराबर कितना बोल रहा है, शक्ति हमारी 1 किलोवाट है। कितनी है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट को जब हम लोग वाट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट। 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। ठीक है, विभवांतर, विभव में अंतर कितना बोल रहा है, 220 वोल्ट। कितना बोला है, 220 वोल्ट। तो हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर आपको क्योंकि ऊपर शक्ति दिया गया है। ठीक है, P बराबर क्या होता है, V और I होता है। क्या होता है, P बराबर VI, और I का वैल्यू जो हमको निकाल रहा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन, ये है I का वैल्यू जो हम लोग P अपॉन V हो जाता है। तो P का वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, 1000 अपॉन यहाँ पर 220 है। अब इसको आप लोग चुपचाप काट लीजिए। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, और यहाँ 11, और इसको जब आप काटेंगे तो कितना आएगा, ये 500 है, यानी 11 चौक 44, फिर आपका बचता है 60, यानी फिर आपका क्या हो जाएगा, 10.11 × 5 = 55, फिर आ जाएगा आपका 50, फिर आ जाएगा 11 चौक 44, तो लगभग इतना आ रहा है, यानी 4.54 एम्पियर। तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं, क्या इसमें इतने एम्पियर का ऑप्शन दिया है, 4 से अधिक, तो ये 4 एम्पियर है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक ऑप्शन कोई C सेलेक्ट किया होगा, कोई D, क्योंकि ये दोनों तो होंगे नहीं।
सी में क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 4 दशमलव, अगर दशमलव के बाद 5 से ऊपर चला जाता है, यानी 5 या 5 से ऊपर, तो वो अगले में गिना जाता है, ठीक है। और अगर उससे नीचे है तो फिर वो इसी में गिना जाएगा। तो यहाँ पर 4.54 है, यानी आपका ये 100 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक यानी 50 के नज़दीक। यहाँ जैसे मान लीजिए 4 है तो ये 4 से अधिक है, 5 के नज़दीक है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। लगभग में है तो हमारा सही उत्तर डी नंबर वाला होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है। आपको पता होगा कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट और एम्पियर होता है। क्या होता है, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं। अगला आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको पढ़ करके आपको बता देता हूँ। बोल रहा है कि नीचे दिए गए परिपथों में 12 वोल्ट बैटरी से संयोजित प्रतिरोध तथा अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। तो इसमें देखिए क्या है कि हमको पता करना है ऊष्मा। तो ऊष्मा बराबर हमको क्या होता है, हीट H बराबर V²/R/T। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। मैं आपसे बार बार बोला था भाई इसका ये फार्मूला आपको पता जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हम लोग को देखना है, अब इसी फार्मूले के बेस पर देखिए, जब हमारा हीट अधिक रहेगा, ठीक ना, अगर हीट हमारा ज़्यादा है तो हमारा ये क्या है, इसके प्रोपोर्शनल में तो हीट प्रोपोर्शनल तो है नहीं, मतलब इसके समानुपाती तो है नहीं, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो H प्रोपोर्शनल अगर करेंगे आप तो 1/R होगा, यानी ये समझ लीजिए कि ये अगर अधिक होगा तो ये हमारा कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। अगर रेजिस्टेंस हमारा कम होगा तो हमारी हीट अधिक होगी। अब देखते हैं इसमें हम अपना एक एक करके तुलना कर लेते हैं। R फर्स्ट वाला देखते हैं, R नेट बराबर, फर्स्ट वाले का मतलब इस चित्र के हिसाब से, अगर इस चित्र के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हमको कितना है, 2 ओम है, सिर्फ 2 ओम। अगला देखते हैं R2 नेट बराबर 2 कितना हो जाएगा, इसमें कितना है 2 + 2 कितना है, 2 + 2 बराबर 2 + 2 बराबर 4 ओम। इसके बाद का क्या है, इसको देखते हैं, इसमें क्या है 2 + 2, इसमें भी दिया गया है। इसमें देखिए ये दोनों आपस में है, यहाँ पर ये देखिए पैरेलल में है, ठीक है, और ये जो है श्रेणी क्रम में है और ये समांतर में है, एक दूसरे के समांतर लगे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा जो आएगा तो R3 नेट जब हम लोग निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 1/R3 यानी 1/2 + 1/2, यानी 2 दूना 6 ऐसे नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। तो इसका R3 नेट जब हम लोग निकालेंगे तो R3 नेट का वजह 2 × 2/2 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम। या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा था 1/R3 नेट बराबर 1/2 + 1/2, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 1 है तो वो 2 है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हम लोग करके उसको जब जोड़ रहे हैं, तो अब जब जोड़ेंगे आधा आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया। और जब हम इसको सही भी कर लेंगे तो 1/1 तो मतलब वही ना होता है। तो हमारा सही उत्तर इसमें मतलब ये क्या हो जाएगा, R3 बराबर 1 ओम। अब देखिए हमको पता हो गया R1 का ओम कितना है, R2 का कितना है, R3 का कितना है। तो हम लोग पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छे तरीके से, क्योंकि स्पष्ट नहीं दिख रहा था। थोड़ा पेन छोटा कर लिया जाए। हाँ, अब देखिए R1 बराबर हमारा क्या दिया है, R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर कितना है, R2 बराबर हमारा 4 ओम, और R3 बराबर कितना हमारा निकल के आ रहा है, 1 ओम। अब देखिए क्या होता है कि जिसका न्यूनतम प्रतिरोध होगा, यहाँ पर क्या है, जिसका न्यूनतम प्रतिरोध होगा उसकी हीट अधिकतम होगी। इसमें आप देखिए किसमें न्यूनतम प्रतिरोध आपको दिख रहा है, R3 में है या R2 में या R1 में। तो हमको स्पष्ट दिख रहा है कि 1 ओम है, यानी कम प्रतिरोध है इसमें। तो जिसमें कम प्रतिरोध है उसमें हीट अधिक होगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जिसमें तीसरा होगा वही हमारा सही उत्तर आएगा, यानी R3 वाला। तो इसमें क्या बोल रहा है, प्रकरण 3 में अधिकतम होगा। तो बात सही है, अब प्रकरण 3 में अधिकतम डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाता है।
चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर कि एक चित्र में दिखाया गया के अनुसार कागज के तल में बाएं से दाईं ओर संकेत करते हुए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चित्र में दर्शाए अनुसार एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा अनुभव बलों की दिशाएं क्या होगी। तो अब हमको इसमें निकाल रहा है बलों की दिशा के बारे में पूछ रहा है कि हमारे बल की दिशा क्या होगी। तो इसमें हम लोग कुछ जानेंगे नया चीज़, जो कि शायद आप सभी को पता न हो। अगर पता होगी तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्या होता है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, विद्युत धारा की जो दिशा को इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत तथा प्रोटॉन के प्रवाह के विपरीत में लिया गया है। अच्छा, यहाँ पर देखना है आपको, ये प्रोटॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको विपरीत दिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर ये आपके एक समान तो है नहीं, विपरीत दिया गया है। अब क्या होगा इसमें कि दिए गए जो आंकड़ा आपको यहाँ पर जो दिया गया है वो उसमें एक दूसरे के विपरीत हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लंबवत भी हैं, ठीक है। और क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण विद्युत धारा एक ही दिशा में होती है, अतः दोनों पर लगने वाला बल समान दिशा में होंगे, ठीक है। बल कैसे होंगे, दोनों पर लगने वाले बल समान दिशा में होंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा कागज के तल की ओर इशारा कर रही है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के हिसाब से हमारा जो कागज का तल है वो किधर कर रहा है, कागज के तल की ओर हमारा संकेत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर है। ये बोल रहा है कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में दो कुंडली किसी अचालक बेलनाकार छड़ पर लिपटी है। दो कुंडली मतलब एक कुंडली ए हो गई और दूसरी कुंडली ए हो गई, ठीक है। आरंभ में प्लग में कुंजी नहीं है। पहले में वाली में देखिए इसमें प्लग में कुंजी नहीं है, फिर इसके पश्चात प्लग में कुंजी लगाकर हटा लिया गया। इसमें आरंभ में नहीं है, इसमें लगा था लेकिन बाद में इसको हटा लिया गया। अब क्या बोल रहा है, तो इसमें इसका जो होगा गैल्वेनीमीटर में सदैव विक्षेप शून्य रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप रहेगा, परंतु यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा तथा प्लग को हटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, गैल्वेनीमीटर में क्षणिक विक्षेप होते हैं जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, यह विक्षेप समान दिशा में होते हैं। और डी नंबर क्या बोल रहा है, डी नंबर बोल रहा है गैल्वेनीमीटर में क्षणिक विक्षेप होते हैं जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ये विक्षेप विपरीत दिशा में होते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। क्योंकि गैल्वेनीकरण में क्षणिक विक्षेप होते हैं जो शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, ये विक्षेप विपरीत दिशा में होते हैं। किधर होते हैं, ये विपरीत दिशा में होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि घरेलू परिपथ वाला के बारे में है, अतिभारण। देखिए जब घर का हमारा कोई भी चीज़ होता है उसमें अगर अतिभार हो जाता है तो फ्यूज तार का यहाँ पर क्या बोल रहा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है, फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब अधिक भार पड़ेगा तो फ्यूज तार वहाँ से टूट जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो केंद्र के अपेक्षा यहाँ पर बोला है, पहले में क्या बोला है कि केंद्र की अपेक्षा सिरों पर अधिक होती है। बी नंबर में क्या बोल रहा है, मध्य में सबसे कम होती है। और तीसरा में क्या बोल रहा है, सभी बिंदुओं पर समान होती है। तो हमारा सभी बिंदुओं पर समान होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है, ये आपको चित्र इसमें दिखाया गया है, ये वाला, इसको आपको देखना है। और बोल रहा है प्रश्न के चित्र व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल कर क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो रेखाएं होती हैं, कैसी होती हैं, इसको आपको बताना है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के समांतर सरल रेखा में होती है। यदि कुंजी को बाहर निकाल दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जब तक कुंजी उसमें लगा रहेगा यानी प्लग लगा रहेगा तब तक
धारा बहेगी, लेकिन अगर उसमें से निकाल देते हैं धारा थोड़ी बहेगी। तो जब धारा रुक जाएगी तो चालक के कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र मौजूद वहाँ पर रहेगा नहीं, और इसलिए बिंदु ओ पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक दूसरे के समांतर सीधी रेखा में होगी। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि दिष्ट धारा के बारे में पूछा है। बोल रहा है कि दिष्ट धारा मोटर में प्रयुक्त विभक्त वलय का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है कि कुंडली के अर्ध घूर्णन के पश्चात धारा की दिशा उत्क्रमित करना। ऑप्शन नंबर बी कुंडली के पूर्ण घूर्णन के पश्चात धारा की दिशा उत्क्रमित करना। ऑप्शन सी है कुंडली के अर्ध घूर्णन के पश्चात धारा का मान में परिवर्तन करना। और अगला क्या दिया गया है? अगला दिया गया है कि कुंडली के पूर्ण घूर्णन के पश्चात धारा का मान में परिवर्तन। तो आंसर नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।